हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। एग्जाम के लिए निरंतर प्रिपरेशन चल रही है, तैयारियां चल रही हैं। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है उतनी ज्यादा एफर्ट हम लोग कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को समझाने, समझने, पढ़ने, लिखने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि इतने बेहतर प्रयास के साथ हम लोगों का एग्जाम ए ग्रेड रूप में क्वालिफाई होगा। कह सकते हैं कि सबसे अव्वल रैंक के साथ क्वालिफाई होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज हम अपने टॉपिक में क्रोमोसोम गुणसूत्र को पढ़ेंगे। गुणसूत्र से बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो आपके मेंडल्स, इसके अलावा जेनेटिक्स, कुछ रोग, इन सभी चीजों से रिलेशनशिप रखते हैं। इसको समझना बहुत ही कंपलसरी है ताकि यहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अपने माइंड्स में जो आपने ऐड करके रखा है, जोड़ के रखा है, उसको एक्सप्रेस कर सके अपनी बुक कॉपी पे। एग्जाम में पूरी तरह से उसके ऊपर पकड़ हो सके आपकी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को, और टॉपिक है क्रोमोसोम, हिंदी में गुणसूत्र। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपके एग्जाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए हम लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं जिसमें आपका सहयोग हो सके। आप भी अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास करिएगा मेरी फैमिली को बड़ा करने के लिए। मेरे वीडियोस को अपने समस्त नए और पुराने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोगों की फैमिली लार्ज हो सके और हम लोग खूब जम के पढ़ाई कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र को। गुणसूत्र खास करके अगर शब्दों को समझे तो शब्दों से कंफर्म हो जाता है। गुणसूत्र का मतलब होता है गुणों का सूत्र, अर्थात मानव शरीर में जितने गुण हमारे सामने प्रदर्शित हो रहे हैं, चाहे आपके गुण हो, चाहे मेरे गुण हो, या किसी भी पर्सन के गुण हो, उन समस्त गुणों का प्रदर्शन कौन करता है? तो भैया कौन करता है? गुणसूत्र करता है। कौन करता है बाबू? गुणसूत्र। नाम इंग्लिश में क्रोमोसोम करता है। अर्थात गुणसूत्र का मतलब कंफर्म हो जाइए, गुणसूत्र मतलब गुणों का सूत्र। शरीर में जो भी गुण दिखाई दे रहे हैं, रंग गोरा होना, बहुत अच्छा बिहेव करना, बेहतर ढंग से पढ़ाई करना, सेंसिबिलिटी का डेवलपमेंट हो जाना, वो सारी चीजें कहां से प्रोवाइड हो रही हैं? गुणसूत्र से। बातें क्लियर रखिएगा। गुणसूत्र चूंकि जान गए कि गुणसूत्र होता क्या है, तो समझ लीजिए कहां पाया जाता है। इतना बेहतरीन ढंग से आपको कोई नहीं बताएगा जैसे मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया है। आप समझिए, आपने 9th क्लास से ही सेल कोशिका के बारे में पढ़ा। कोशिका के अंदर आप बताइए, कोशिका के अंदर एक उसका न्यूक्लियस होता है जिसे हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। उसी के नियंत्रण में कोशिका का समस्त कार्य संचालित होता है, चलता रहता है। तो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? न्यूक्लियस। अर्थात कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आप बताइए बाबू क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ उलझी हुई संरचना पाई जाती है, धागे की नुमा संरचना, और वो धागे की नुमा संरचना कहलाती है क्रोमैटिन धागे। क्या कहलाती है बाबू? क्रोमैटिन धागे। किसके अंदर? तो न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस किसके अंदर? कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन धागे। और क्रोमैटिन धागे, कोशिका जब विभाजन होती है, टूटने लगती है, एक से दो कोशिका बनने लगती है, तो ये क्रोमैटिन धागे एक दूसरे से टूट कर अलग हो जाते हैं कोशिका केंद्र के अंदर। किसके अंदर है बाबू? केंद्र के अंदर है। तो जब टूटेगा तो किसके अंदर अलग होगा? केंद्रक में ही क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। पहले किस रूप में थे? एक धागे के रूप में एक दूसरे से उलझे हुए थे। जैसे लगता था रील का धागा हम लोग लेके क्या किए, अपने हाथ पे रगड़ दिए हैं तो वो उलझ जाता है। उसी तरह की एक संरचना थी, लेकिन कोशिका विभाजन के दौरान ये टूट कर ये धागे की नुमा संरचना अलग अलग होकर पूरे केंद्रक में बिखर जाती है। जब बिखर जाती है तो ये संरचना वंस अगेन एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ऐसे लगता है एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, ऐसे एक दूसरे के साथ क्रॉस कर लेती है, गुड़े की तरह एक संरचना धारण कर लेती है। कब? जब न्यूक्लियस विभाजन होता है तब क्रोमैटिन धागे टूट जाते हैं और टूट कर एक गुड़े के रूप में संरचना धारण कर लेते हैं, और वही कहलाता है क्रोमोसोम, अर्थात गुण सूत्र। अर्थात यहां तक हम लोग जान गए। वंस अगेन आगे भी स्टेप समझ लीजिए ताकि पूरी चीजें क्लियर रहे। गुणसूत्र के अंदर जो होता है
ढेर सारी धागे नुमा संरचना होती है उलझी हुई, और ये होता है इसका डीएनए। क्लियर रखिएगा, बातों को एकदम क्लियर रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर रहा हूं कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन धागे टूटकर गुणसूत्र बनते हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर अगर इस संरचना को ऐसे बना दें तो इसके अंदर जो होता है ये सभी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और ये पार्टिकल कहलाते हैं जीन। बात है क्लियर? एक बार चुटकियों में समझ लीजिए। कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन धागों से टूटकर गुणसूत्र के अंदर डीएनए से के अंदर जीन पाए जाते हैं। इतनी स्टेप है ना। अभी और भी बचा हुआ है, उसको भी समझ लेंगे। लेकिन अभी आज के टॉपिक में हम लोग किसको पढ़ेंगे? क्रोमोसोम को, गुणसूत्र को पढ़ेंगे। इतना तो जान गए बाबू कि गुणसूत्र कहां पाया जाता है और कैसा होता है, सारी चीजें समझ चुके हैं। अब आप समझते हैं इसकी खोज के बारे में। खोज भी समझ लीजिए, वही बातें पढ़ाई जा रही हैं जो आप एग्जाम में लिखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ऐसे हूबहू आपको लिखना पड़ेगा। आप समझिएगा इस बात को, पेन डाउन करते रहिएगा ताकि सारी चीजें क्लीन एंड क्लियर रहे, बेहतरीन ढंग से आप समझ सके। तो गुणसूत्र को समझाते हैं। गुणसूत्र की खोज जो होती है 1888 में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की। कहीं कहीं डब्ल्यू वाल्डेयर दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा। डब्ल्यू वाल्डेयर या वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की। बाबू कहां की? तो केंद्रक में की। कहां की? केंद्रक में, क्योंकि ये संरचना किसके अंदर है? केंद्रक के अंदर। केंद्रक किसके अंदर है? कोशिका के अंदर। तो किसके अंदर की? केंद्रक के अंदर की। किसने की? डब्ल्यू वाल्डेयर, या केवल वाल्डेयर नाम रख लेंगे तब भी चलेगा, है ना। कितने साल में की? 1888 में की सर। 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर ने केंद्रक के अंदर किसकी खोज की? गुणसूत्र की खोज की। क्लियर हुआ? गुणसूत्र का मतलब गुणों का सूत्र कहां पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है, अर्थात कोशिका के अंदर पाया जाता है। क्लीन एंड क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पूरा जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर आनुवंशिक वाहक होते हैं, और आनुवंशिक की सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई जीन कहलाती है। जीन किसके अंदर? डीएनए के अंदर। डीएनए कहां होता है बाबू? गुणसूत्र के अंदर होता है। तो ये पूरी चीजें आनुवंशिक वाहक कहलाती है। आनुवंशिक वाहक मतलब समझिए, ऐसे लक्षण या ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझिए हमारे माता पिता के गुण हमारे अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। जो गुण हमारे माता पिता से हमारे अंदर आ जाते हैं वही गुण कहलाते हैं आनुवंशिक गुण। बातें क्लियर है? आनुवंशिक गुण क्लियर हुआ? तो ये पूरी चीजें जो आप क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये सभी आनुवंशिक पदार्थ हैं। ये आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते हैं। कभी भूल के मत कहिएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना। कहां करते हैं? एक पीढ़ी से सीधे दूसरी पीढ़ी में। भाई आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें एकदम क्लीन एंड क्लियर रखिएगा। यही चीजें आपको एग्जाम में पेन डाउन करनी होंगी। अगर हम देखें गुणसूत्र के भागों के बारे में समझ लें तो यहां पे छोटी सी एक पॉइंट समझाई गई है। गुणसूत्र के ऊपरी सतह पर ये जो लूप की नुमा संरचना होती है, ये इसका कह सकते हैं लूप होता है या इसका डंडा होता है, कह सकते हैं। दोनों तरफ डंबल के आकार के नीचे और ऊपर दोनों तरफ संरचना होती है, और यह आर्म कहलाती है। आर्म मतलब भुजा, हमारी भुजाएं हैं, है ना। ठीक उसी तरह से इसके सबसे जो ऊपर और नीचे की जो दोनों संरचना होती है वह आर्म मतलब भुजाएं इसकी कहलाती हैं। और बीच में एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। क्योंकि यह सेंटर में होता है इसलिए यह दोनों लूप्स ऊपर और नीचे वाले लूप्स को जोड़ के रखता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। अब इसके बारे में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन आगे किया गया है। अगर हम सेंट्रोमियर को ध्यान में रखें तो इसके आधार पर आपसे दो नंबर में पूछता है कि सेंट्रोमियर के आधार पर जो क्रोमोसोम होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। क्लीन एंड क्लियर रखिएगा।
सेंट्रोमियर के आधार पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं बाबू। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आप कहेंगे सर आपने तो पहले से सब लिख रखा है। भाई अगर नहीं लिखेंगे तो वीडियो बहुत लार्ज हो जाएगी और आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, और मैं आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता। इस समय जो टाइम चल रहा है गोल्डन टाइम है आपके लिए। कम टाइम में बेहतर समझिए और बेस्ट परफॉर्मेंस करिए। आते हैं सेंट्रोमियर के आधार पर कितने प्रकार के बाबू? तो सर 4 प्रकार के होते हैं। एक टीलोसेंट्रिक, इंग्लिश में ही नाम है, आपको याद करना होगा। टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। अब आप ध्यान दे दीजिए, जब आप किसी के बारे में केवल नाम सुनते हैं तो आपको याद नहीं होता, लेकिन अगर आप उसके बारे में जान जाते हैं तो याद हो जाता है। जैसे कि यहां इसके बारे में, जैसे किसी इंसान के बारे में, जैसे मेरे बारे में आप मेरे बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आप जान गए कि नहीं राकेश सर हैं जो पढ़ाते हैं साइंस का एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी वाला पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं, है ना। या तो कह सकते हैं ये सारी सब्जेक्ट को जो भी हमारे अंदर क्वालिटी है, मेरे क्वालिटी को आप जाने हैं, इसके बाद आपको मेरा नाम याद हो गया। इससे पहले आपको मेरा नाम सब कुछ याद नहीं था। ठीक उसी तरह से जब आप किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं तो कोई नाम याद नहीं होता, जैसे यहां नहीं याद हो रहा है, लेकिन आप उसके गुणों के बारे में जान जाते हैं तो जान जाते हैं हाँ यार वो आदमी बहुत अच्छा है। या दूसरी तरफ देख लेते हैं, अरे यार वो आदमी बहुत अच्छा नहीं है, खराब है, वो गुंडे करता है, ये करता है ना। उसके बारे में तब जान जाते हैं, अर्थात उसकी क्वालिटी को जानना समझिए, जानना कंपलसरी है। तो पहला बाबू कौन सा? टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का मतलब कि सेंट्रोमियर सबसे ऊपर और केवल एक लूप नीचे। लूप जो हो वो एकदम नीचे हो, ऊपर कोई लूप न हो, ऐसे क्रोमोसोम को टीलोसेंट्रिक कहते हैं, अर्थात इसका सेंट्रोमियर सबसे ऊपर। दूसरा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में इसका थोड़ा सा डेवलप्ड हो जाता है, इसका एक लूप ऊपर छोटा सा ओरिजिनेट हो जाता है, बीच में सेंट्रोमियर और एक लूप बहुत बड़ा। अर्थात एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर के ऊपर जो होता है एक छोटा सा लूप होता है, नीचे बड़ा लूप होता है। सब मेटासेंट्रिक के आधार पर अगर देखा जाए तो सेंट्रोमियर के ऊपर थोड़ा और बड़ा लूप होता है, या कह सकते हैं इससे नीचे वाले लूप से छोटा लूप होता है, नीचे सबसे बड़ा लूप होता है। और लास्ट है मेटासेंट्रिक, इसमें दोनों लूप सेंट्रोमियर के ऊपर और नीचे एकदम बराबर होते हैं। अर्थात यही आपसे पूछेगा और आपको छोटे छोटे फिगर यहां से यहां तक बनाने के लिए दे देगा कि एक्रोसेंट्रिक की संरचना बनाइए, समझाइए, 2 नंबर आपके पक्के। या सेंट्रोमियर सब मेटासेंट्रिक दे देता है। इतनी बातें एकदम क्लियर रखिएगा। दूसरी तरफ अगर हम लिंग लक्षणों के आधार पर इसको नोट करें तो लिंग लक्षणों के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समजात और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। बाबू क्लियर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है समजात और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। अब बातें क्लियर रखिएगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो जाके पीछे बहुत बढ़िया से सर्च करके देख लीजिएगा। आप समझिए, अगर हम सीधे अपने ऊपर जाके समझें तो अब लिंग लक्षणों के आधार पर समझना है। तो हमारे अंदर 2 प्रकार के, हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उसमें 2 प्रकार की लिंग जातियां हैं। एक मानव में मेल है और दूसरा फीमेल है। आप बताइए मेल और फीमेल की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम? तो आप कहेंगे सर 23 जोड़ी क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम 46। बातें क्लियर? तो 46 जो होते हैं उसमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, अर्थात एक स्टेप और समझ लीजिए कि टोटल गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी, और जो होती है अगर जोड़ी को हटा दें तो 46 गुणसूत्र। अब यदि हम इसी को मेल और फीमेल में देख लें तो क्लियर हो जाएगा। मेल में अलग क्रोमोसोम होता है और फीमेल में अलग होता है। क्लियर रखिएगा, जो मेल में और फीमेल में 22 जोड़ी गुणसूत्र, इधर भी 22 और इधर भी 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल बाबू। और एक्स दोनों में समान होते हैं, जिसकी जाति समान होती है उसे हम कहते हैं समजात।
समजात गुणसूत्र। अर्थात सर 23 जोड़ी में से कितने जोड़ी बाबू? 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं मेल और फीमेल में क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। इनकी जाति एकदम समान होती है, इसलिए हम इसे समजात गुणसूत्र कहते हैं। दूसरे वे में देखें तो जो गुणसूत्र मेल और फीमेल दोनों में समान हो उन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। और दूसरा जो है, अब 22 जोड़ी खत्म तो एक जोड़ी बचा। एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वह मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है। अब इसे एक जोड़ी गुणसूत्र को हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र, क्योंकि ये मानव में लिंग का निर्धारण करता है। मैंने लिंग निर्धारण आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, सर्च करके देख लीजिएगा। आई होप कि आप सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अर्थात जिस गुणसूत्र की जाति दोनों स्त्री और पुरुष दोनों में समान हो समजात, और जो जिसकी जाति असमान हो वह लिंग, अर्थात जो लिंग के निर्धारण का काम करने वाला गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। ये लिंग गुणसूत्र केवल लिंग का निर्धारण करता है, और ये समजात गुणसूत्र लिंग के निर्धारण के अलावा बाकी शरीर में जितने काम होते हैं, जितने गुण आपको दिखाई देते हैं, वो सभी गुणों का प्रदर्शन कौन करता है? समजात गुणसूत्र। आई होप कि इतनी चीजें आपके एग्जाम में अगर आ गई तो आप कहीं से भी एक पॉइंट मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से भली बातें समझा है। आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए, पूरी एनर्जी लगाइए, बेस्ट करिए। वीडियो को देखने के लिए, लोगों तक भेजने के लिए, अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक।